गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था प्रकाशिकी के अंतर्गत हमारा 7th चैप्टर है व्यतिकरण। इसे इंग्लिश में हम इंटरफ्रेंस भी बोलते हैं। अगर हम इंटरफ्रेंस के बारे में बात करें तो इससे पहले हमें दो चीज़ें और पहले जाननी होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशंस वेव की इसकी कहलाएगी, तो वो क्या कहलाती है कि जब दो प्रगामी तरंगें या दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अलग अलग जो विस्थापन हैं उन विस्थापनों का सदिश योग उनके टोटल योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर दो तरंगें हैं और उनके विस्थापन अगर पहला y1 है और दूसरा y2 है तो दोनों विस्थापनों का अगर हम यहाँ पर वेक्टर पोजीशन में योग निकालें तो इन दोनों का योग उसकी जो ओवरलैप्ड प्रकाश की जो नई तरंग बनेगी उसके विस्थापन के योग के बराबर होगा। अब बात करते हैं व्यतिकरण की डिफिनीशन की। अब व्यतिकरण की डिफिनीशन क्या कहती है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो ये कहती है कि जब दो प्रगामी तरंगें एक साथ अध्यारोपित होकर, है ना, किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो उनके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है अधिकतम और कुछ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है ना। इस घटना को व्यतिकरण बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार आ जाता है समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण। समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो इसमें व्यतिकरण की घटना में जिन पॉइंट्स पे, है ना, प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम हो तो वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होता है। फिर दूसरा आ जाता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब अगर बात करी जाए विनाशी व्यतिकरण की तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा कि जिन पॉइंट्स पे, यानी कि अध्यारोपित हुई तरंग में जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। यहाँ पर व्यतिकरण की अगर डिफिनीशन से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, व्यतिकरण की डिफिनीशन क्या है? जब दो प्रगामी तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं और अध्यारोपण के दौरान उसमें जिन पॉइंट्स पर या जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाए और कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाए तो ये घटना हमारी कहलाती है व्यतिकरण। और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है वहाँ पर समपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण बोलेंगे और जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है वहाँ पर जो व्यतिकरण होगा वो विनाशी व्यतिकरण होगा। अब अगर इसके मैथमेटिकल रूप की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रूप क्या कहता है कि जो हमने यहाँ पर y1 y2 माना तो इनकी हमें सबसे पहले वैल्यू अर्थात इनके समीकरण बना लें तो हमारे लिए y1 बराबर हो जाता है a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है? यहाँ पर कलांतर है। अब कलांतर की अगर हम बात करें तो कलांतर क्या होता है बेटा कि जैसे हमारी दो प्रगामी तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं, अर्थात अगर एक प्रगामी तरंग हमारी ये चल रही है और दूसरी इसके कुछ सेकंड के बाद यहाँ से अध्यारोपित होती है और उनका जो बीच में जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस हमको मिल रहा है इसी को कलांतर या फेज डिफरेंस बोलते हैं। अर्थात कला में अंतर। जो तरंग अगर मान लीजिएगा कि ये तरंग हमारी पहली है और ये दूसरी है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहली तरंग है वो दूसरी तरंग के साथ फाई कलांतर पश्चगामी है या फिर फाई कलांतर अग्रगामी है। चूँकि हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइट सेक्शन को पढ़ रहे हैं, चूँकि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, अल्टरनेट करंट, उसमें ये बहुत पहले बताई जाती। अब चूँकि हम लोगों ने लाइट से स्टार्ट किया है तो अभी इलेक्ट्रिसिटी में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है।
लेकिन मजबूरी है कि कलांतर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पश्चगामी की वजह से अब जो अग्रगामी जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर 5+ में जोड़ दिया। अब क्या करना है, डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, वो बोलता है कि y बराबर y1 प्लस y2 होता है। वैल्यू रखेंगे y1 की a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बेटा देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये हमारे लिए सूत्र बन जाता है साइन a प्लस बी का, जो कि सूत्र होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस सूत्र का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा साइन a, अर्थात हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस a यानी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 5, है ना। ये कंडीशन हम लोगों के पास बन गई। अब चूंकि a का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है पूरे में, तो हमारा इसके साथ भी कंटिन्यू चलेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर आई है वैल्यू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, इसके साथ भी हमारा a2 का मल्टीप्लाई चलेगा। अब क्या करने वाले हैं हम कि जो वैल्यू हमें कॉमन मिल जाएगी वो हम बाहर निकाल लें। जैसे कि a2 कॉस ओमेगा टी है ना, और यहाँ पर आ रहा है a2 साइन ओमेगा टी और a1 साइन ओमेगा टी। हम एक काम करते हैं, इस सेक्शन को छोड़ दो और इस वाले में से जो इतना हमने जो अंडरलाइन किया है ना, इससे साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लो। साइन ओमेगा टी कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इससे कास ओमेगा 2 बाहर कर लो। कास ओमेगा 2 बाहर किया तो हमारे पास बचा a2 साइन 5। अब जो हमारे पास a2 साइन 5 आ गया, अब क्या करेंगे, इनमें चूंकि ये अध्यारोपित हो चुकी हैं अर्थात दोनों तरंगें मिल चुकी हैं, तो इनका जो आयाम है a1 और a2 ये मिलकर 1 हो जाएगा। अर्थात हम इसे मान लेंगे, माना a1 प्लस a2 कॉस 5 बराबर हो जाएगा a कॉस थीटा के, क्योंकि एंगल भी चेंज हो जाएगा और समीकरण नंबर 3 बन जाएगा हमारे लिए। यहाँ से क्या करेंगे, a2 साइन 5 है, अगर इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए a साइन थीटा और समीकरण नंबर 4। ये दोनों कंडीशंस हम लोगों ने मान ली हैं। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई हम लोगों के पास जो मानी है a1 प्लस a2 कॉस 5 बराबर a कॉस थीटा, a2 साइन 5 बराबर a साइन थीटा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आपने यहाँ पर एंगल 5 चल रहा था, थीटा क्यों मान लिया और a1 a2 को a में कन्वर्ट कर दिया। तो रीज़न ये है कि जब दो तरंगे एक साथ अध्यारोपित हो जाएंगी अर्थात मिल जाएंगी, तो उनका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि माना जो हमारे पास आयाम आ रहा है वो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये दोनों मान उठा के इस समीकरण में रख दो। मान रखेंगे तो हम लोगों के पास कितना आएगा, देखो साइन ओमेगा टी इंटू a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस कास ओमेगा टी a2 साइन 5। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो क्या बनता है ज़रा देखते हैं। y बराबर साइन ओमेगा टी और इसके साथ
A1 प्लस A2 कॉस फाई, और ये हो जाता है हमारे लिए A कॉस थीटा बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, प्लस होगा, और कॉस ओमेगा टी इंटू A2 साइन, मतलब A साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें, साइन ओमेगा टी इंटू A कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू A साइन थीटा, अगर हम इससे पूरे से A कॉमन निकाल दें तो y बराबर A कॉमन मिल जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बच रहा है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब देखो सूत्र बन रहा है ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस वी के फॉर्म में, यानी कि y बराबर ए ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमारे पास एक सूत्र आ रहा है y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो चूंकि ये सूत्र हम यहाँ पर लिख चुके हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमारे लिए साइन ए प्लस बी की फॉर्म ये बन जाती है। तो चूंकि अध्यारोपण की अगर बात करें तो वो यहीं तक इसमें कर सकते हैं। अगर लेकिन इसको हम बढ़ाना चाहें तो अब इक्वेशन क्या करेंगे कि समीकरण, जैसा कि आप बुक में देखेंगे अपना, अगर आप चाहेंगे तो आगे बढ़ेगा, समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा तो ये सूत्र बनेगा A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसका वर्ग कर दिया, प्लस A2 साइन फाई, और इसका भी वर्ग करके जोड़ दिया। क्या हो जाएगा? A कॉस थीटा, अगर इसको स्क्वायर में लिखते चलें तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, यानी इसको हम करेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई में है, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है वैल्यू 1, तो हमारे लिए ये 1 हो जाएगा, अर्थात वैल्यू हमारे लिए चलने लगेगी A के बराबर, अर्थात A स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और यहाँ पर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है। अगर दोनों को एक साथ लिख लें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बाद बाकी बचा हुआ प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से इतनी स्टेप से यानी A2 स्क्वायर है उसको कॉमन निकाल लो, तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब देखो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये भी वैल्यू हमारे लिए 1 के बराबर हो जाएगी, लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये इसका आयामों में रिलेशन निकल कर आ गया। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें यहाँ पर सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है, और वो सूत्र हमें यहाँ पर पता होने चाहिए।
ये ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। चूँकि ये आयामों के बीच रिलेशन आ गया है तो यहाँ पर एक सूत्र और भी बना सकते हैं, क्योंकि जो तरंगों का आयाम होता है ना, तो जो तरंगों का आयाम है, तो अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो प्रकाश की तीव्रता है या तरंगों की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं I अनुक्रमानुपाती A स्क्वायर, है ना, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता या तरंग की तीव्रता। अब तीव्रता के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहें तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, वो कह रहा है कि I अनुक्रमानुपाती A स्क्वायर, यानी कि वो ये कह रहा है तरंग की जो तीव्रता है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब क्या करेंगे कि जब अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो हम इसे कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिखते हैं, यानी A स्क्वायर। ये हमारी अध्यारोपित तरंग की तीव्रता के साथ में संबंध आया। अब अगर हम तरंगें हमारी अलग अलग हैं, अर्थात I1 बराबर, तो हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर, I2 बराबर के A2 स्क्वायर, यानी कि अलग अलग जब तरंगें अध्यारोपित होने से पहले थीं तब की अगर हम बात करें तो हमारे पास I1 बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये सूत्र हमारे पास आया है, चूँकि अध्यारोपित तरंग के आयाम का सूत्र आया है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, I बराबर के और जो A स्क्वायर की वैल्यू निकाली है उठा के रख देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। के का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। अब क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यू पुटअप करो। एक चीज़ जानने से पहले एक चीज़ हम ये भी जान लें कि के बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास बनेगा I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के अंदर एक काम करते हैं, के A1 के A2 वैल्यू लेकर आएंगे बाहर। तो ये वैल्यू हमारे लिए I1, ये वैल्यू I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये हमारे लिए तीव्रताओं का रिलेशन बन गया। यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब इसके साथ में जो यहाँ पर कॉस फाई था वो देखो हम भूल गए हैं, यहाँ लिखा था कॉस फाई और इसके साथ में भी आ जाएगा कॉस फाई। इसी तरीके से इस डेरिवेशन को किया जाएगा। अब इस डेरिवेशन को करते समय बेटा आपको मैंने दो सूत्र जो बताए हैं, साइन ए प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र 2 बार यूज़ होगा। पहला सूत्र एक और इसके बाद जो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। और एक नई स्टेप इसमें लागू हुई थी कि जो तरंग की तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो भी हमें याद रखना होगा, तभी हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो 2 तरंगें जिनके आयामों की वो बात कर रहा है, आयाम, तीव्रता और कलांतर, ये 3 चीज़ें आपकी एक साथ क्लियर होनी चाहिए, तभी इस डेरिवेशन कर पाएंगे। और बेटा ये डेरिवेशन इस व्यतिकरण चैप्टर की जान है, अर्थात यहीं से जितने भी डेरिवेशन होंगे इन सब का यूज़ उसमें होता चला जाएगा। और अगर आपने ये डेरिवेशन सीख लिया तो आगे के जो डेरिवेशन है बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और चूंकि अगर डेरिवेशन अच्छे से कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो लैंग्वेज यूज होती है वो डेरिवेशंस की ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिससे कि अगर आपको सवाल में वो कह रहा है कि आयाम दिया गया है, 2 तरंगें हैं, उनको अध्यारोपित कर दिया तो हम उसे कैपिटल ए से मानेंगे, और 2 तरंगें अलग अलग हैं तो उसे हम A1 और A2 से भी मानते हैं। तो सवालों को जैसा वो बोलता जाएगा वैसा करना होगा, अर्थात इस डेरिवेशन को कायदे से करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।